Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafisa Fraz here and you are watching the Psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. In this particular video, we will discuss the past paper of Punjab Public Service Commission for the post of lectureship psychology held in the year 2015. As you guys can see here, we have 100 MCQs and we will discuss 25 of them in today's video. So without wasting further time, let's get to it. Our first question is, which of the following is law of learning? Law of readiness, law of exercise, law of effect और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ये सारे के सारे ही लॉज ऑफ लर्निंग है। इनको दिया किसने था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। उसने इनके अलावा 5 और लॉज को भी दिया था, ठीक है। और इन लॉज की बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। सो इट्स बेटर कि आप लोग इन लॉज की इम्प्लीकेशंस को देख लें एक दफ़ा नेट से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। मेंटल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हमारी वो सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं जो कि अटेंड करने से रिलेटेड, परसीव करने की, ऑब्जर्व करने की, याद रखने की, चीज़ों को इमेजिन करने की, सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ इंटेलिजेंस की, ठीक है। आपकी इवन लर्निंग एबिलिटीज़, जो आप चीज़ों को, लैंग्वेज है जो आपकी, ठीक है, ये भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंडर आती है, ठीक है। और ये इवन इंटेलिजेंस भी बच्चे की जब वो पैदा होता है उससे लेके 7 साल तक कहते हैं इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ग्रो करती है बच्चे में। उसके बाद ये थोड़ी स्टीप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं फ्रॉम द इन्फेंसी टू ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा रीजनिंग एंड थिंकिंग। अगर आप एथिकल एंड मॉरल को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कीप इट इन योर माइंड कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्सन जिसकी मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी है, लाइक उसकी रीजनिंग थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर जो एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी उसके अंदर डेवलप हो, ठीक है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं बहुत हाई रीजनिंग एबिलिटीज़ होती हैं लोगों के अंदर, लेकिन दे हैव वेरी पुअर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डिजायरेबल चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी। इसका आंसर है कैथारसिस। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो पेंट अप इमोशंस हैं उनको जो सप्रेस की हुई होती हैं उनकी वजह से समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फिजिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं। बाज़ औक़ात इवन पैरालिसिस एंड ब्लाइंडनेस की सिम्टम्स तक आ रही होती हैं सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से। तो जब वो इमोशंस जो कि सप्रेस होती हैं उनको इन वन वे और अनदर रिलीज़ कर दिया जाए, वो डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती हैं। आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। इवन फ्राइड ने ये मेथड यूज़ किया था और उसने क्या किया था कि अपने पेशेंट्स को कहा करता था कि आप बताएं अपने बचपन से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके। एज ए रिज़ल्ट वो जो उनकी पेंट अप इमोशंस होती थी वो जब एक्सप्रेस हो जाती थी तो पेशेंट रिकवर कर जाता था, ठीक है। Our next question is, the rate of progress in learning slows down and reach a limit beyond which further improvement seems impossible. It is known as, इसको हम कहते हैं प्लेटू। बेसिकली प्लेटू को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लर्निंग में प्रोग्रेस है उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसको हम लर्निंग कर्व का नाम देते हैं, ठीक है। इस लर्निंग कर्व में एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें आप अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लर्निंग प्लेटू का नाम दिया जाता है, ठीक है। लर्निंग प्लेटू की डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। लॉस ऑफ अटेंशन, फटीग की वजह से और भी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, वो आप देख लीजिएगा यहाँ से। उसके अलावा किस तरह से इस लर्निंग प्लेटू को हम ओवरकम कर सकते हैं उसके भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का। इससे रिलेटेड नेक्स्ट भी 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थेरेपी ऑफ साइको एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप किया था साइको एनालिसिस को? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। स्किनर ने क्या किया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग को। डार्विन ने क्या किया था? एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, ठीक है। और प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी थी, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बेसिकली उसने ये कहा था कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ये बेसिकली एक शेडो है रियल वर्ल्ड का, जहाँ पे जस्ट फॉर्म्स होती हैं, लाइक जहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ होते हैं। और ये हमारी जो वर्ल्ड है ये काफ़ी इम्परफेक्ट है, लेकिन वो जो फॉर्म्स वाली दुनिया है वो बहुत परफेक्ट है, ठीक है।
इसके अलावा उसका ये भी कहना था कि इस दुनिया में आने से पहले हम फॉर्म वाली दुनिया में रहा करते थे, जहाँ पे हमने वो सारे फॉर्म्स का नॉलेज हासिल किया था, ठीक है। और इस दुनिया में आने के बाद जितना भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो जस्ट एक अटेम्प्ट होती है उस ऑलरेडी हासिल किए हुए नॉलेज को रिकॉल करने का, ठीक है। तो इसके वजह से ये कॉन्सेप्ट जो हज़रत आदम को नॉलेज दिया गया था और वो सारा जो सिनेरियो है उससे काफ़ी मैच करते हैं। इसके अलावा एलिगोरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट भी प्लेटो ने ही दिया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा आप यहाँ से। Our next question is sports performance is the byproduct of, तो sports performance basically टोटल पर्सनैलिटी पे बेस करी होती है, ठीक है। और पर्सनैलिटी में भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल सेल्फ एफिकेसी होती है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में, आम रूटीन में मेंटल टफनेस होती है स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी में, मोटिवेशन, कमिटमेंट, ये सारी कम्पिटिटिवनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Our next question is the first metamorphosis was between the age of, तो पहली metamorphosis होती है 7 से 10 years की एज में। metamorphosis का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ चले जाना। इसके ऊपर ग्रीक मैथोलॉजीज वगैरह भी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को इसके रियल कॉन्सेप्ट का पता है तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। Our next question is the functional division of spinal cord are, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या क्या काम कर रहा होता है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन से मोटर इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक लेके आता है, ठीक है। तो इसकी बेस पे अगर हम देखें तो ये क्या क्या काम कर रहा है, एक सोमैटिक और दूसरा मोटर, ठीक है। तो फंक्शंस की बेस पे इसकी सोमैटिक मोटर डिवीजन होगी, ठीक है। Our next question is the response defined as a result of training is called, तो जब कंडीशनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद जो रिस्पॉन्स हम अक्वायर करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच नीड इज ऑन द टॉप ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, तो इसका आंसर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। Our next question is ERG theory was given by, ERG theory को एल्डर फर ने दिया था और इसने अपनी थ्योरी को बेस किया था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पे। उसकी थ्योरी अगर आप देखना चाहें तो हेयर इट इज़, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल नीड जो मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड में थी वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस नीड्स हैं, रिलेटेडनेस नीड्स हैं, ग्रोथ नीड्स हैं, ठीक है। सेल्फ एस्टीम नीड्स और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं मैस्लो के हायरार्की में वो यहाँ पे ग्रोथ नीड्स के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा उसने ये एक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। Our next question is Alderfer theory characterized needs into 3 categories. The most important one is, तो ये तीनों कैटेगरीज एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ, तो सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट कौन सी होती है, एग्जिस्टेंस नीड्स की होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेटर, इंट्रिंसिक मोटिवेटर पे, प्रमोशन, फीडबैक, ये सारे के सारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर होते हैं और इंट्रिंसिक जहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात आ जाती है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक, ठीक है। Our next question is the 2-factor theory of motivation was given by, इसको हर्सबर्ग ने दिया था। उसने क्या कहा था कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको कुछ सर्टेन फैक्टर्स कॉज कर रहे होते हैं, उनको हम मोटिवेटर्स का नाम देते हैं और वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दोज फैक्टर्स जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कॉज कर रहे होते हैं। और डिससेटिस्फेक्शन कॉज करने वाले फैक्टर्स को उसने क्या नाम दिया था, हाइजीन फैक्टर का नाम दिया था, ठीक है। ये हाइजीन फैक्टर एक्सट्रिंसिक होते हैं और जो मोटिवेटर्स होते हैं, ये सेटिस्फेक्शन कॉज करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं उनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। Our next question is reinforcement theory of motivation is given by, तो reinforcement का जिक्र आ गया तो किसने दिया था इसको, स्किनर ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू नीड, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, तो इसका आंसर है नीड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एंड एक नीड्स आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले पेपर्स में डिस्कस भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर आफ्टर द एक्टिविटी, ठीक है। टर्मिनल नाम से ही पता चल रहा है, इसके ऑपोजिट एक दूसरा फीडबैक होता है जिसको कंकरेंट फीडबैक कहा जाता है, जो एक्टिविटी के दौरान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल स्टीप राइज इन लर्निंग ग्राफ इज एन इंडिकेशन ऑफ क्विक प्रोग्रेस एंड इज टेक्निकली नोन एज, तो अगर आप लोग लर्निंग कर्व को देखें ना तो इस तरह से जा रही होती है, ठीक है। और जो बिल्कुल स्टार्ट में एक इनिशियल उसका स्टीप
कर्व आता है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्पर्ट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें लर्निंग प्लेटू आता है, ठीक है, जहाँ पे आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें उसके नतीजे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और एट द एंड स्पर्ट आता है जब बच्चे को पता चल रहा होता है कि ओके अब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, तो उसके अंदर मज़ीद जानने की थोड़ी सी मोटिवेशन दोबारा से बहाल होती है, तो उसको हम एंड स्पर्ट का नाम देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। उसके बाद है इन चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल का बिहेवियर किससे हो रहा होता है, चाइल्डहुड में, उसकी फैमिली के थ्रू, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर पेयर प्रेशर आ जाता है, उसके बाद स्कूल, फिर कम्युनिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे वो उसकी फैमिली का होता है, उसके पेरेंट्स का होता है, उसकी सिबलिंग्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज़, क्या वजह होती है स्पोर्ट्स पर्सन की फ्रस्ट्रेशन के पीछे। तो इसका आंसर है जब उसकी एस्पिरेशन और उसकी एबिलिटी के दरमियान मिसमैच आता है, तो उसके नतीजे में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी पेपर का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्यूरी और डिफ़िकल्टी विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।